नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। सबसे पहले आप तमाम लोगों से ये इल्तमास है कि आप मास्क जरूर लगाएं, जब तक बेहद जरूरी ना हो घरों से बाहर ना जाएं, खुद को भीड़ से अलग रखें। कई स्कॉलर्स, आलिम दीन और धर्म गुरु भी ये अपील कर रहे हैं कि इस मुहलिक वबा से खुद को बचाएं। इबादतें, पूजा पाठ घर पर ही करें। यह मास्क मैंने आप सभी को न्यूज़ 18 का ये पैगाम देने के लिए लगाया था। अब चूंकि यहाँ स्टूडियो में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, इसलिए हमारे लिए मास्क इस वक्त यहां पर जरूरी नहीं है और मैंने मास्क हटा दिया है। और अब आते हैं मौजू की तरफ। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नाजरीन, कोरोना वबा इस हद तक खतरनाक हो जाएगा, शायद किसी ने ऐसा तस्वुर भी नहीं किया था। यहां तक कि वबा के नाम पर भी सियासत होती रही और सियासत करने वाले भी शायद आने वाले वक्त के खतरनाक पहलू को या तो नजरअंदाज कर रहे थे या सियासी इक़्तिदार को और मजबूत करने की गरज से पूरी आवाम को ही इस हकीकत से कोसों दूर रखने की कोशिश हो रही थी। पिछले साल से ही माहिरीन ये कह रहे थे कि ये पहली लहर है, दूसरी लहर बहुत ताकतवर और इंसानी जानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन ऐसे लीडरों के झुंड में जो किसी पेशाब को किसी बड़े मर्ज का इलाज बता रहे थे, ऐसे लीडर जो कहते थे कि महज किसी जानवर की पीठ पर हाथ फेरने से बड़ी बड़ी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे बयानों की। अब ऐसे बयानात के बीच भला शोबे सेहत, यानी जो सेहत का शोबा होता है, इसके जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर्स, उनकी बातें भला कौन सुनता। हालात यहां तक पहुंचे कि भारत के नाम, यानी हिंदुस्तान के नाम, एक नया आलमी रिकॉर्ड जुड़ गया है। जी हां, दुनिया के किसी भी मुल्क में कोरोना पैंडेमिक की एक दिन में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं पाए गए हैं तो वो है भारत। यह रिकॉर्ड भारत के नाम। 24 घंटों में कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा मामले, ये आलमी रिकॉर्ड है। और 24 घंटों में 2,300 से ज्यादा अमवात, यह भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। आज अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, इनके रिश्तेदार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के जिम्मेदार रो रो कर बयान दे रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, हम मरीजों को बचा नहीं पाएंगे। कानपुर के डीएम बोलते हैं कि कोरोना से 3 मौतें हुई हैं, जबकि अखबार यह दावा करता है कि 476 शव यानी मुर्दे जलाए गए हैं, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स और कहानियों की इन दिनों भरमार है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। बहरहाल बहुत चीज हो रही है, बहुत तरह की कोशिशें भी हो रही है। वज़ीर आज़म ने कई दौर की मीटिंगें की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत खरी सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रिमार्क्स में एक दो रोज कबल ये कहा भी था कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हुकूमत या सरकार इस मामले पर जरा भी संजीदा हो, ऐसा नहीं लगता। ये दिल्ली हुकूमत के रिमार्क्स से। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अस्पताल जब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं, दिल्ली हुकूमत जब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करती है, क्यों? क्या हुकूमतों पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवालों के साथ हम अलग अलग रुख जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अमीर जामई हैं, हम उनका रुख जानेंगे, और बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ हैं वाजपेयी साहब। तो हीरो वाजपेयी और अमीर जामई, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि कम से कम आज इस मंच पर, इस प्रोग्राम में आप जो कुछ कहेंगे, इंसानी जानों का जो ज़िया हो रहा है, जो इंसानी जानें जा रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके भी कई अपने या अपनों के अपने या दोस्तों के रिश्तेदार, कई ऐसे चेहरे होंगे जो शायद अब आप दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। कम से कम उन्हें याद करते हुए सच बोलने की कोशिश कीजिएगा कि हालात इतने बिगड़ क्यों गए, क्या इस पर काबू पाया जा सकता था। सबसे पहले हीरो वाजपेयी, आपका रुख। देखिए, हालात जरूर गंभीर हैं और लोगों को लगता था कि कोरोना से निपटने का जो इंतजाम हमने किया है वो ठीक है, लेकिन वायरस का इतना जबरदस्त प्रकोप और एकदम इतनी मात्रा में आया
कि उससे संभलने में देश की सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को समय लगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पैनिक अभी तक था और जो भी इस तरह लोग धीरे धीरे उस पर हम नियंत्रण पा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तौर से हमने नियंत्रण पा लिया, पर जो जरूरी साजो सामान है, जो सुविधाएं हैं, उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि 135 करोड़ का देश है। इस पैंडेमिक से पहले हमारे पास 12 लाख बेड थी। इस पैंडेमिक काल में हमने 8 लाख बेड और खड़ी की, 20 लाख बेड हुई है। लेकिन आप सोच सकते हैं 135 करोड़ के देश में इस तरह की घबराहट और इस तरह का हुआ। कई चीजें ऐसी है, मैं दोष नहीं देना चाहता लोगों को, क्योंकि चैनलों पर और टीवी पर, मीडिया पर जो दिख रहा है, लोग दवाइयां खरीदे ले रहे हैं स्टॉक में, लोग ऑक्सीजन घर में रख रहे हैं कि अगर हमें हुआ तो क्या होगा। और ये बात सच भी है कि किसी को हो सकता है, तो लोग उसके लिए परेशान है। ये है हालात। लेकिन इस हालात से सरकारें लगी हैं, प्रधानमंत्री, सारे मुख्यमंत्री इस हालात से निपटने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है इस पर जल्दी हम नियंत्रण पा लेंगे। और इस कोरोना की जो खतरनाक म्यूटेंट है और कई तरह के जो रूप बदल रहा है, उस पर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो हमारे डॉक्टर है, जो हमारी रिसर्च लैब है, कोरोना के कई टीकों को और अनुमति मिल गई। मुझे लगता है देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी और इस पर नियंत्रण पाने में हमको सफलता मिलेगी। हम दोबारा कोरोना को हराएंगे। हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोच रहे हैं। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन एक खबर यह भी है कि लाखों लोग स्वस्थ होकर घर में वापस भी जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आपने कहा कि रिकॉर्ड बना है, हिंदुस्तान में सर्वाधिक एक दिन में संक्रमित लोग हुए, लेकिन लोगों की अच्छी खासी संख्या घर भी वापस में जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं और अपने सभी राजनीतिक दलों के मित्रों से भी कि आप सब भी इसमें महामारी में इस समय राजनीति करने का अवसर नहीं बचा है किसी के लिए भी, क्योंकि ये सभी के लिए कि सबके अपने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार सभी को काल के गाल में समाये जा रहे हैं। इसलिए सबको मिलकर इसमें अपना सहयोग जो कुछ भी कर सकते। और मुझे लगता है कि हम नकारात्मक से बचने की कोशिश करें। और खबरों में भी मेरा निवेदन है कि जिस तरह का भयावह रूप अखबारों के माध्यम से ये लोगों को मिल रहा है, उससे लोग घबरा इतना जा रहे हैं कि वो पैनिक में क्रिएट हो रहा है। जरा सी सांस फूली अस्पताल भाग रहे हैं, सोर्स लग रही है, सिफारिश लग रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है, उससे और हालत जो जरूरी है, जिनको बेड उनको मिले, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन वो पाए। इन सब चीजों की जरूरत है इस समय। और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। इस समय पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए और समझनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, आबिर जावेद साहब थोड़ा सा और सब्र कीजिएगा। मैं एक बार फिर से हीरो वाजपेयी साहब पास एक छोटा सा और सवाल करूंगा कि ये तो आपने अपनी बातों से साबित कर ही दिया कि हालात बिगड़े। हालात न सिर्फ बिगड़े बल्कि बेकाबू हो गए, और न सिर्फ बेकाबू हुए बल्कि इस हद तक काबू से बाहर हो गए कि आमतौर से रीति रिवाज के मुताबिक दिन की रोशनी में ही चिताएं जलाई जाती हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुल्क के कई शहरों में रातों में चिताएं लिपटती नजर आ रही हैं। चिता की लपटें ये चीख चीख कर कह रही है कि हमारा सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। मेरा सवाल आपसे यह है, एक और जवाब आप चाहे जो दे हीरो वाजपेयी साहब, हालात इतने बिगड़े क्यों, ये जानना चाहता हूं। देखिए, क्यों पर इसलिए क्योंकि हमने सितंबर के बाद लोगों को लगा पूरे हिंदुस्तान में कि कोरोना का जो माहौल बना था, और ये फिर सितंबर का सर्दियों में ही आता है और सर्दियों के पहले ये बात, लेकिन फिर वही लहर हमारे यहाँ बाद में आई और हम लोगों ने उसको माना कि वो जो सेकेंड लहर आनी थी उसमें कमी आ गई है। और हिंदुस्तान ने पिछली बार जिस चीजों पर विजय पा ली थी, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था वो, लेकिन इस बार कोरोना ने विदिने भी इतनी तेज रूप अख्तियार किया कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किसी के घर में 15 लोगों को चाय पिलाने का दूध है, लेकिन अगर 115 लोग अचानक आ जाएं तो वो दूध कम पड़ेगा। लोग कहेंगे बड़ा गरीब आदमी है, उसके सामर्थ्य नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, जब लगातार महाराष्ट्र में और पंजाब में केसेस बढ़ रहे थे और केरल में केसेस बढ़ रहे थे, तो क्या हमने इससे सबक नहीं लेना था? क्या हमने उसी दौरान मुल्क के दूसरी रियासतों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, हजारों लाखों की, और बड़े बड़े लीडरों के सामने इकट्ठा हो रही थी, क्या हमसे वहां पर चूक नहीं हुई या नहीं हुई? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। चूक हुई या नहीं हुई? मैंने बोला चूक हुई या नहीं हुई? जो भी चूक हुई या नहीं हुई? क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे कि चूक हुई ही नहीं है तो इसका इलाज नहीं मिल पाएगा। प्लीज। और जो चीजें सामने हैं उनको कोई
भुला नहीं सकता। ठीक है, ओके। इसलिए इन अमित चीजों जामई को साहब, मैं बहस आपके करके हम पास ये आ नहीं रहा कहना हूं। चाहते कि दो गलती रुख किससे यहां हुई, पर है, मैं किससे आपका नहीं रुख हुई, जानना कौन चाहता हूं। किया, हीरो कौन वाजपेयी जी की कुछ जिम्मेदार है। मजबूरी मुझे है, लगता है बहुत जब सारी मैं बातें उन्होंने सबको बता पक्ष दी हैं, विपक्ष, खुलकर वो भी मीडिया नहीं सभी कह को सकते। मिलकर मैं ये एक जानना चाहता सकारात्मक हूं माहौल कि बनाना आज चाहिए और रोते लोगों के मन बिलखते से लोग डर अगर निकालना ये चाहिए। सवाल करते और हैं जहां कि मेरा कर्म हर रिश्तेदार की पद्धति इसलिए पे मर हमको गया कि लगना चाहिए अस्पताल में और जहां दवा नहीं कमियां थी, हैं इसलिए वहां मर गया शिकायत कि पहुंचनी अस्पताल में चाहिए उसे सरकार दाखिला तक। नहीं मिल पाया, इसलिए मर गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन के बेड पर पड़ा था, ऑक्सीजन खत्म हो गया। क्या जवाब होगा हमारे सियासतदानों के पास? अमीर जामई साहब, आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या रुख है? विशाल साहब, मैं राष्ट्रवादी पार्टी से भी उठकर ऊपर बात करना चाहता हूं। बतौर भारत के नागरिक, बतौर भारत का एक जिम्मेदार नागरिक जो टैक्स देता है और इस टैक्स के पैसे से इस देश के राजे रजवाड़े जो नेता हैं, इस देश के शहंशाह हैं, वो जो गुर्राते हैं, वो जो बड़े बड़े जहाज से चलते हैं, इस देश के पैसे की कमाई से, जनता की कमाई से वो इस देश में चलते हैं और इस देश में वो इठलाते हैं। आज ये मैं कहूंगा विशाल जी, ये नेशनल पॉलिटिकल कोलैप्स का मामला है। ये हेल्थ पॉलिसी का ही कोलैप्स नहीं है, देश के राजनीतिक कॉन्शियंस के कोलैप्स का मामला है। कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग चुने जाते हैं वो हलवा पूड़ी बंटवाने के लिए नहीं चुने जाते हैं, मंदिर मस्जिद में नौटंकी करने के लिए नहीं चुने जाते हैं। ये मुख्यमंत्री, ये देश के प्रधानमंत्री वो इसलिए चुने जाते हैं कि वो इस देश की आम जनता, जो गरीब जनता है, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसके रोजगार का पूरा पूरा इंतजाम करे। लेकिन आज क्या दिखा रहा है? आपने रिपोर्ट में इंट्रो में क्या दिखाया? हो सकता है कि आपके इंट्रो रिपोर्ट को कहा जाए कि आप एंटी नेशनल हो। मैं आपका हिंदी चैनल उत्तर प्रदेश भी दिन में देख रहा था। एक तरफ सरकार की बातें चल रही हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स इनके दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात है, आज बताऊं मैं कि लखनऊ में इस वक्त जब मैं बैठा हूं, मेरे अपने मैक्सिमम दोस्त कोविड पॉजिटिव हैं। मेरे अपने सगे संबंधी 50-50 हजार में 44 लीटर का जो ऑक्सीजन है वो खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। अस्पताल जितने भी निजी हैं जिनको सरकार ने कोविड कमांड में लिया हुआ है, वो मरीजों को मजबूर कर रहे हैं कि आप हमारे अस्पताल से बाहर जाइए। हमने पूछा एक फोन करके एक अस्पताल के मालिक को कि इस पेशेंट को आप कैसे बाहर करने को मजबूर कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर रख के हम क्या करेंगे? मरीज को तो ऑक्सीजन की जरूरत है। जो सरकार ऑक्सीजन न दे सके, साफ पानी न दे सके, इंजेक्शन न दे सके, उस सरकार के बारे में क्या कहा जाए? ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन हमारे लखनऊ में भारत के दूसरे सबसे बड़े राजनेता श्री राजनाथ सिंह जी, जो दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के, भारत के देश के जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके लोकसभा में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, हो सकता है मेरे दोस्त हीरो भाई का कोई मजबूरी हो, बट वो भी जानते हैं कि वो इंजेक्शन इस वक्त लखनऊ में कितने में बिक रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो सरकार जो चाइना से लड़ने की प्लानिंग करने के वीडियो पर बहुत नाराज होती है कि वीडियो मेरा लीक हो गया, आप हमें बताइए देश के लोगों को कि आपने उनको मरने पर अकेले छोड़ दिया? देश की जनता जो आपको पैसा देती है, ताकत देती है, जो कमा के देती है, जो फैक्ट्री चलाती है, जो इंडस्ट्री चलाती है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनको आपने आज बदले में क्या दिया? मेरे प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी वो संक्रमित है, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त पॉजिटिव है, उनका जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉजिटिव है, मेरे अजीज नेता जनाब अखिलेश यादव जी वो पॉजिटिव है। ये कोलैप्स नहीं है तो और क्या है? हमारी इल्तिजा ये है इस चैनल के जरिए कि भारत के लोग ये तय करें कि उन्हें शमशान कब्रिस्तान यही तो देने का वादा हमारे देश के वजीर आजम साहब ने दिया था जब वो 17 से पहले उत्तर प्रदेश में आए थे। हमें तकलीफ है कि हमारा हिंदू भाई, गरीब लोग, मजदूर, किसान
लाशें बिछी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन ये हुक्मरान लोग झूठ बोलने, आसाराम बापू की तरह प्रधानमंत्री हमारे टेलीविजन पे आ जाते। मुझे नफरत होती है उनकी शक्ल देखकर कि प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया के इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो। राजनाथ सिंह जी बताओ कि मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने जो एक्सप्रेसवे पर जो एयरपोर्ट बनाया था, कौन सा मजबूरी है कि हरकुलिस वहां नहीं उतर सकता? आज कौन सा मजबूरी है कि उस हरकुलिस में ऑक्सीजन नहीं आ सकता? लखनऊ के लोगों को आप बचा नहीं सकते। ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाजपा ही वैक्सीन है। लोगों को भ्रमित क्यों किया वैक्सीन न लगवाने देने के लिए? आपका ही नेता है ना विशाल जी, और आज मैं खुद चाहूंगा एक-एक करके बात हो जाए। लोगों को मना करते विशाल हैं जी, आपकी कोविड की वैक्सीन मत मैं लगवाइए। मातम के बीच में ये झौं-झौं, ये कुत्तों की तरह बातचीत नहीं करना चाहता मैं। आप बोलिए तो आप बोलिए, मैं बोलूंगा तो मुझे आप सुनिए। ये मेरी आवाज गलत तरीके से बात मत करिए। गरीब लोगों की, मंदिर मस्जिद को समाजवादी पार्टी की तकलीफ है ये। और दो सामने वालों को कुत्ता बता दे। दिस इज द नॉट द वे ऑफ टॉकिंग। माइंड योर लैंग्वेज एंड होल्ड योर पेपर। रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के नागरिकों को फ्री में क्यों नहीं मिल सकता? ये मेरा एसटीएफ का डिपार्टमेंट ठीक क्या है, कर रहा है? मैं थोड़ा पुलिस अमित क्या कर रहा है? जावेद साहब और हीरो वाजपेयी साहब, मैं आप सरकारी दोनों की अस्पताल बातों को थोड़ा रोकूंगा और मैं ये कहूंगा कि बेशक जब सबसे कीमती जो इस दुनिया में है वो इंसानी जान है, जब लोग अपनों को इस दुनिया से जाते देखते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके प्यारे दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह कर, उनके प्यारे उनके आंखों के सामने अपनी सांसें थाम नहीं पा रहे हैं वेंटिलेटर या फिर दवा नहीं होने की वजह कर, या अस्पताल में एंट्री नहीं मिलने की वजह कर, तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज आपके जुबानों से निकल जा रहे होंगे जो आम हालात में नहीं निकलने चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप अपने जज्बात पे आप दोनों थोड़ा काबू रखें ताकि अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा सा ऐसा हो कि हम अपनी बात भी कर लें और किसी को भी ये मौका ना मिले कि फला ने अपना आपा खो दिया। हालांकि जज्बात में कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिसका मतलब वो नहीं होता जो वो कहना चाहते थे। बहरहाल आप लोग समझदार हैं, मैं समझता हूं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है हीरो वाजपेयी जी कि जो सवाल उठ रहा है, जैसे आपने एक सवाल उठाया, बेशक ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है हीरो वाजपेयी जी। मैं इस वक्त आपकी तायद करूंगा जब आप ये कहते हैं कि क्यों कोई लीडर ऐसा कहता था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। इसका जवाब अमित जावेद साहब आपको देना पड़ेगा। फिलहाल क्या इससे एक पैगाम नहीं चला गया था कि वैक्सीन लगाने से बच्चों, हो सकता है कि ज्यादा लोग वैक्सीनेट और हो जाते तो उनको ये कोरोना उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था? क्या ये गलती हुई थी अमित जावेद साहब? ये आपसे जानना चाहूंगा। विशाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब इनिशियली लोगों ने जब वो लगाना शुरू किया, इंजेक्शन जो आया था, मैक्सिमम लोग जो है संक्रमित हुए। हमारे मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि ये अमीरों के लिए एक अलग सी कोई चीज बन के आ गई है। क्या उत्तर प्रदेश के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, गरीब लोग आज 50,000 के इंजेक्शन, ये बीजेपी का तो इंजेक्शन है ना, 50,000 का इंजेक्शन किसका है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया हुआ मत करिए। लखनऊ में क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? 50,000 का इंजेक्शन का मतलब क्या है, जरा साफ से बताएं। जनता को गुमराह मत करिए किसी भी हाल में। ये बात है, कॉन्टेक्स्ट समझिए। आपने इंजेक्शन लगवा, आपने कोविड का विरोध किया, आपने कहा ये भाजपा वैक्सीन है, और आज तरह तरह की तमाम वैक्सीन आ रही। सरकारी अस्पतालों में लोगों को फ्री टीका लग रहा है, तब भी आप कहेंगे कि नहीं लग रहा है। गरीबों को फ्री टीका लग रहा है, लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप एक सकारात्मक पक्ष भी रखिए। लाखों लोग स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। केवल बीमारी पर ही हमला करके लोगों पर डरावे और डराने की राजनाथ सिंह जी की लोकसभा में कि हमारे आपके ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों को बचाया भी जा सकता है। सरकार के काम में अपना चंदा लगाइए जहां कम वह। इस समय सिर्फ विपक्ष की तरह चैनल पर और ट्विटर से पार्टी चलाने वालों की तरह विशाल जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरा आपसे 100 थोड़ा सा डिबेट को आप बिल्कुल नहीं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पर थोड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी मैंने कभी आपको रोका या हीरो वाजपेयी जी को रोका तो आप दोनों ने इस बात की संजीदगी को, इस मौजू की गंभीरता को समझते हुए, और अवाम का जो इससे जज्बा जुड़ा है, चूंकि आप देखिए ये बात याद रखिए,
जब लोगों के अपनों की मौत होने लगती है ना, तो फिर उस वक्त सारे सब्र का बांध टूट जाता है। फिर आप क्या कह रहे हैं, क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या फलसफा दे रहे हैं, क्या फिलॉसफी दे रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। लोग जो है, आप ऐसी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहां जरूर कुछ ऐसी बातें कहिए कि जो लोग इस वक्त उम्मीदें तोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदों में फिर से जान आ जाए। हीरो वाजपेयी साहब, मेरा एक सवाल यह होगा, क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ करना है? क्या हम थोड़ा ताखीर नहीं हो गई हमें इसमें? हम इसमें थोड़ा लेट नहीं हो गए हीरो वाजपेयी साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि कोई चीज 5 आनी है, अगर वो एकदम 100 आ जाएगी, कोई भी लेट हो जाएगा, कोई भी लेट हो जाएगा। हमारे घर 5 अतिथि आने और 50 आ जाएं, हम लेट हो जाएंगे, हमने तमाम कमियां होंगी, और वो हुई हैं। शासन प्रशासन अब पूरी जान लगाए, और मुझे लगता है हमारा सकारात्मक पक्ष, आप इस समय मत मानिए भाजपा की सरकार, मानिए जो भी हुकूमत है, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि वो जिसके द्वारा चुनी गई है उसके लोग प्रताड़ित हों, उसके लोग परेशान हों। भाई, यहाँ हुकूमत, मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा यहां देना चाहूंगा हीरो वाजपेयी। अमिक जामई, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो ताजा आंकड़ा है, अभी कई रियासतों के आंकड़े आ रहे हैं, जो ताजा आंकड़ा है 24 घंटों का, वो है वेस्ट बंगाल का 12,876। 12,876 वेस्ट बंगाल का, ध्यान से सुनिएगा, वेस्ट बंगाल का 12,876, केरल का 28,447। क्या इन दोनों जगहों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी? और क्या बंगाल में अब भी 3 दिनों पहले तक भीड़ इकट्ठा नहीं होती रही? क्या बड़े बड़े लीडर वहां खुद मौजूद नहीं रहे और उनके सामने हजारों लोग ठसम ठस भीड़ मौजूद नहीं रही? क्या गलती हुई या नहीं हुई? नहीं, देखिए, जहां भी चुनाव हो रहे, सभी पार्टियों के नेता वहां रहे, और चुनाव, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, मैंने सारी पार्टियों का नाम ले रहा हूं मैं। नहीं लगाई, तब तक कोई नहीं रुका। और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा रैलियां, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा बड़े लीडर वहां पहुंचे, उनसे जाहिर सी बात है कि उनसे सीधा सवाल हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना है, लेकिन ये सबकी गलती है। इस समय हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, उसके सब लोग जिम्मेदार हैं। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर पक्ष जिम्मेदार है। अमित जामई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये एक बहुत बड़ी भूल थी? केरल में 28,000 यानी तकरीबन 29,000 केस 24 घंटों में, केरल में बड़ी बड़ी रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, बड़े बड़े लीडर मौजूद थे मंच पर, किसी ने मंच से नहीं बोला कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए वरना मैं भाषण नहीं दूंगा। विशाल जी, जब हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म साहब, कि पूरे देश के वज़ीर-ए-आज़म, आज की मैं सुबह की, आप इनसे कहेंगे कि ये चुप रहेंगे? लखनऊ से दिल्ली, और आज भी तमाम जगह आप इनका वॉल्यूम मैंने चूंकि ये सवाल अमित जामई से किया है, तो जरा उनका जवाब देने दीजिए प्लीज, फिर आपके पास आता हूं जी, बेहतर होगा। अमित जामई, दो बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे पूरे देश के वज़ीर-ए-आज़म, रोल मॉडल भी हैं, जैसा कि वो कहते भी हैं अपने आप को। जब कोई बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, लॉकडाउन पिछली बार जब हुआ, पूरे देश ने मान लिया। जो काम अपोजिशन के लोगों ने करना शुरू कर दिया कि भाई हम रैली विड्रॉ कर रहे हैं, ये काम हमारे देश के सरबराह को करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है कि हीरो भाई कहे मैं गलत हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा डिबेट को और गंभीर करना चाहता हूं कि आज हमारी इस पैंडेमिक से लड़ने की तैयारी क्या है, जब हर घर से लाशें निकलने को तैयार है। सरकार इतनी गंभीर है विशाल साहब, कल इनके मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फंड एलोकेट किया है कोरोना से लड़ने के लिए। आप जानते हैं उसकी मद क्या है? वो मद है 88 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए इन्होंने अनाउंस किया है, और उसमें कहा है कि इसमें टेस्टिंग फैसिलिटी भी ले आइए, ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाइए, ऑक्सीजन की पाइपलाइन का एक्सटेंशन भी लगाइए। 80 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश के सूबे के लिए, क्या ये बजट बहुत काफी था? दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के 80 सीटें हैं हमारे यहाँ जी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके जो MP लैड का फंड है 5-5 करोड़ रुपए का, मतलब 10 करोड़ रुपए उनके ब्लॉक कर, और कहा ये कोविड में
यूपी में जाएगा। तो अगर हम ये मान लें तो हमारे उत्तर प्रदेश की एक एक लोकसभाओं में 400 करोड़ रुपया फंड प्रधानमंत्री जी की जेब में पड़ा, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एलोकेट किया है वो 80 करोड़ रुपया है। वो 400 करोड़ रुपया अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरी बात को आपके चैनल के जरिए सुन रहे हो, वो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को कब रिलीज करोगे, या उनकी मातम लाशें देखते रहोगे? वो पैसा बताइए, क्योंकि मेरे विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें शामिल है। जनता उनको गाली दे रही है कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, सांसद जी आप जो है इंजेक्शन का इंतजाम नहीं कर रहे हो। मैं आप दोनों को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। देखिए यहां पर सवाल इस बात को लेकर आता है, एक छोटा सा आपको एक डेटा देता हूं, बहुत अहम जानकारी है। 2014-15 का जो पहला बजट था नई सरकार का, जब वो मरकज में आई थी, उस पहले बजट में 20% के करीब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ सेक्टर पे जो बजट था वो कम किया गया था, 20% के करीब। अब जाहिर उसका असर पड़ेगा। आप देखिए कहां कहां उसका असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं कि देयर इज जस्ट वन गवर्नमेंट डॉक्टर फॉर एवरी 10,189 पीपल। 10,189 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है। यह हिंदुस्तान का डेटा है। क्या इसे बढ़ाया जा सकता था? अब आगे देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड फॉर एवरी 2,046 पीपल एट एक इंसान पे, यानी कि 2,046 लोगों पर एक बेड है अस्पताल में। ये डेटा है। क्या इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं थी? ऐसे बहुत सारे मामले हमें पलट कर देखना पड़ेगा, हमसे कहां गलती हुई है और कहां हमें मौका मिला और हमने उससे सबक नहीं लिया। हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला, लेकिन बराए करम नाज़रीन आपसे भी से गुजारिश है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप न देखें कौन क्या कर रहा है। जान इससे बच सकती है। जहां तक हो सकता है भीड़ से अपने आप को बचा कर रखें, दुआएं करें, पूजा करें, एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाएं करें, भीड़ में ना जाएं। अपनी जान की और अपने पड़ोसियों की, अपने देश के लोगों की जान की हिफाजत करने की सोचें। आदाब।